ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौधरी एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। तो मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। आप अपना राशिफल, अभी राशिफल तो नहीं है, अभी जो कुछ भी देखना, राशि आएगी तब चंद्र कुंडली या लगन कुंडली से देख सकते हैं। पर अभी मैं इस समय कुछ जनरल बातें करूँगा। मेरा आज का टॉपिक है कुंडली रहस्य, यानी अपनी कुंडली खुद देखें। आप ये जो गोचर से हम लोग भविष्य बताते हैं, ये सामान्य होता है, सभी का एक सा होता है। आपकी अपनी जन्म कुंडली आपके पास होगी, उसको देखें। उसमें अच्छे घर कौन से हैं, क्या हैं, कौन बुरे हैं, उसको देखने के लिए कुछ सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर कुछ चर्चा की जाए, जिससे आप अपना सटीक भविष्य पर देख सकें। तो अपनी कुंडली देखने के लिए कुंडली रहस्य के नाम से मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, और इसमें आपको साधारण से साधारण जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए अपनी सीधी सादी भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप कुंडली अपनी कैसे देख सकते हैं। तो कुंडली रहस्य या अपनी कुंडली खुद देखें, भाग 1 मैं आज शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, अधिक से अधिक लोग देख सकें। और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रजिस्टर कीजिए, जिससे आपके पास मेरे नए वीडियो की सूचना तुरंत पहुंच सके। तो मित्रों, हम अब चर्चा करेंगे अपनी कुंडली खुद देखने के बारे में। अब पहले तो कुंडली का मतलब क्या, कुंडली होती क्या है। अभी आपको मेरे इस वीडियो में भी कुंडली दिखी जा रही होंगी मेरे बैकग्राउंड में। तो आप देखिए, एक आयताकार चित्र है जिसमें कुछ 12 स्क्वायर से बने हुए हैं। यू लाइन है, यू लाइन है, यू लाइन है, 12 स्क्वायर हैं, और सेंटर वाले में पहला नंबर लिखा हुआ है। फिर आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 1 से 12 तक ये खाने बने हुए हैं, और ये आयताकार चित्र कुंडली कहलाता है। इस कुंडली का स्वामी या मालिक जो है वो जातक कहलाता है। हम कहते हैं जातक की कुंडली या जातक का राशिफल, तो वो जातक कहलाता है। और ये कुंडली के जो 12 खाने दिखाए हमने, ये खाने, इनको भाव भी कहते हैं और हाउस भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस जो सेंटर में है, और हिंदुस्तानी पद्धति में हाउस फिक्स है, अपनी जगह पर, ये नहीं बदलते हैं। इनमें आने वाले राशियां और प्लैनेट बदल सकते हैं, पर काल पुरुष की कुंडली में पहला हाउस जो सेंटर में नंबर 1 लिखा हुआ है वो लग्न है, उसको हम लग्न कहते हैं। पहला हाउस, प्रथम भाव लग्न कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा भाव आएगा, उसका कुछ नाम होगा आगे, फिर तीसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव। आप देखिए 12 राशियां हैं। राशियां क्या है? तारा मंडल का एक समूह है, उनकी खास आकृति होती है, उसके हिसाब से उनको नाम भी दिया गया है। कोई मीन राशि मछली की आकार की तारामंडल है, कोई मेढ़ा जो एरीज मेष राशि करके। तो तारामंडल में जो राशियां हैं, पृथ्वी जब घूमती है तो वो तारों का समूह आता रहता है, और 24 घंटे में 12 राशियां घूम जाते हैं, यानी उनको 12 लगन कहते हैं। तो बच्चे का जन्म जब डिफरेंट टाइम पे होता है, तो पूरे में जब कौन सा तारामंडल, कौन सी लगन उदित हो रही है, वही उसकी लगन मानी जाती है। और चंद्रमा तारा समूह में या राशियों में 2.25 दिन में अपनी जगह बदलता है, तो 2.25 दिन तक एक ही राशि, क्यों? उसकी स्पीड के हिसाब से
पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, वो पृथ्वी का सैटेलाइट है। तो वो जो 2.25 दिन में राशि तय कर पाता है। तो 2.25 दिन तक एक ही राशि में रहता है। तो जो चंद्रमा जिस राशि में रहा उसको हम चंद्र राशि बोलते हैं। और जब बच्चा पैदा हुआ उस समय पूर्व में जो राशि उदित थी उसको हम लग्न बोलते हैं। तो पहला भाव जो है, जहाँ हमारी कुंडली बनी हुई है ना, फर्स्ट हाउस जहाँ लगा हुआ है, उस हाउस में हम लग्न कहते हैं। और पहली राशि, जैसे 12 राशियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? पहली राशि है मेष, इंग्लिश में एरीज कहते हैं उसको। दूसरी राशि है वृषभ या वृष, इसको टॉरस कहते हैं। तीसरी राशि है मिथुन, जिसको जेमिनी कहते हैं अंग्रेजी में। चौथी राशि है कर्क, जिसको कैंसर कहते हैं। पांचवी राशि है सिंह, जिसको लियो कहते हैं। छठी राशि है कन्या, जिसको वर्गो कहते हैं। सातवीं राशि है तुला, जिसको अंग्रेजी में लिब्रा कहते हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक, जिसको इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। नवीं राशि है धनु, जिसको इंग्लिश में पाइसेस बोलते हैं। और 10वीं राशि है मकर, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 11वीं राशि है कुंभ, जिसको एक्वेरियस कहते हैं। 12वीं राशि मीन, जिसको पाइसेस कहते हैं। और पहले मैं पाइसेस, स्कॉर्पियो 9, 8वां स्कॉर्पियो था। तो इस तरह से राशियां हैं। नवीं राशि थी धनु, जिसको सैगिटेरियस बोलते हैं। तो इस तरह से 1 से 12 राशियां हैं। और जो 12 खाने हैं उसी के साथ 12 राशियां हैं। तो पहले खाने में काल पुरुष की कुंडली जो बनी है, उसमें पहले खाने में हम मेष राशि, दूसरे खाने में वृषभ राशि, तीसरे खाने में मिथुन, चौथे में कर्क, पांचवें में सिंह, छठे में कन्या, सातवें में तुला, आठवें में वृश्चिक, 9वें में धनु, 10वें में मकर, 11वें में कुंभ और 12वें में मीन। इन राशियों के स्वामी भी डिफाइन किए गए हैं। जैसे मेष के स्वामी क्या है? मंगल या मार्स। दूसरा, वृषभ के स्वामी शुक्र या वीनस। मिथुन के स्वामी, जेमिनी के स्वामी बुध या मरकरी। कर्क के स्वामी चंद्र या मून। पांचवें सिंह के या लियो के स्वामी सूर्य या सन। छठी कन्या राशि वर्गो, जिसके स्वामी बुध या मरकरी। सातवीं तुला राशि लिब्रा, जिसके स्वामी शुक्र या वीनस। तो शुक्र को 2 राशियां मिल गई, नंबर 2 और नंबर 7, वृषभ और तुला। और 8वीं राशि वृश्चिक या स्कॉर्पियो, जिसके स्वामी मंगल है। तो मंगल को भी 2 राशि मिल गई, पहली मेष और 8वीं वृश्चिक। 9वीं राशि धनु या सैजिटेरियस, जिसको स्वामी बृहस्पति या जुपिटर। तो बृहस्पति को 1 राशि और मिलेगी भी आगे से। 10वीं राशि है मकर या कैप्रिकॉर्न, जिसके स्वामी शनि या सैटर्न। और 11वीं राशि भी एक्वेरियस या कुंभ, जिसके स्वामी शनि या सैटर्न। 12वीं राशि है मीन, जिसके स्वामी फिर जुपिटर या बृहस्पति है। मीन या पाइसेस अंग्रेजी में। तो बृहस्पति को 2 राशियां मिल गई, धनु और मीन। मंगल को 2 राशियां मिल गई, मेष और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। और शुक्र को 2 राशियां मिल गई, 2 नंबर वृषभ और 7 नंबर तुला। इस तरह से अब आप कहेंगे साहब ये कैसे मिल गई, क्या हो गया? भाई ये कोई बहस की या उसकी चर्चा नहीं है, ये डेफिनेशन डिफाइन किया गया हमारे आदि ऋषि पुरुषों, ऋषि महात्माओं ने। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी को भी ये साइंस कहते हैं। हम भी एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है या पामिस्ट्री है, ये व्यवहारिक साइंस है, विज्ञान है। देखिए, विज्ञान खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी, जूलॉजी विज्ञान नहीं है। विज्ञान का मतलब वो सब्जेक्ट जिसमें हम गूढ़ रहस्यों का खोज करें, पता लगाएं। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, होम्योपैथी भी जो है एक विज्ञान में आती है, कि ये व्यवहारिक विज्ञान है। इसका आप कहें जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला हुआ, कोई थ्योरी हुआ, उस बेस थ्योरी पे आप कुछ कर रहे हैं, तो थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। या कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी दे सकते हैं।
उस थ्योरी में कुछ एक्शियम्स दिए जाते हैं, कुछ चीज़ मानी जाती है, उसको बेस मान के फिर कुछ आप मैथमेटिक्स ड्राइव करते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये तो साइंस जो है, फंडामेंटल प्योर साइंस या अप्लाइड साइंस, कुछ सूत्रों को डिराइव करके मैथमेटिकल उस पर बेस्ड है एक्सपेरिमेंट। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, होम्योपैथी, ये सब जो है ये व्यवहारिक साइंस है, ये डेटाबेस है। हमारे आदि महात्मा होने शुरू के संत पुरुषों ने बहुत डेटा कलेक्ट किया और डेटा से जैसे कि पता लगाया कि शनि इस घर में हो तो कितने लोगों को क्या हुआ, तो उससे एक सूत्र बना लिया शनि के बारे में। और पाराशरी होरा पाराशरी में और किताब, बहुत किताब में या भृगु संहिता में, सब में कुछ सूत्र दिए हुए हैं फॉर्मूला संस्कृत में कि अगर ऐसा ऐसा हो, ये ग्रह यहाँ बैठे हों तो ऐसा होगा। पर ये ऐसा आया कहाँ से? ये ऐसा आया डेटाबेस। एक डेटाबेस शुरू में तैयार किया गया कि इन हालातों में अगर ऐसे ऐसे ग्रह यहाँ कॉम्बिनेशन पड़े हों तो किसको क्या हुआ, क्या लाभ मिला, क्या नुकसान हुआ। उसके बेस हमने कुछ सूत्र बना लिए और उनको हमने श्लोक में बंद कर दिया, जिनका मतलब लगा लिया अगर ऐसा होगा तो वही फिर किताबों में लिख दिया। और बहुत सी किताबें लिख गई क्या पहले भाव में ये होगा, ये ग्रह है तो ऐसा होगा, फला राशि होगी। पर ऐसा कोई कहाँ से भगवान ने लिख के दिया कि ऐसा होगा? नहीं, ये सब डेटाबेस करेक्ट है। ये सब जो लोगों के साथ हुआ है उससे डेटाबेस बनाया। और देखिए ये जो है एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, मैंने पामिस्ट्री में बहुत काम किया, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी काम किया और ये पाया कि ये सब डेटाबेस, इसमें स्टैटिस्टिकल फिनोमेना है। स्टैटिस्टिकल मीन्स एरर तो होती है हर एक में। तो आपने कहा था अब मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, आपने तो बताया था, तो वो एरर में आ जाएगा। हर एक्सपेरिमेंट के साथ एरर होती है, ±10%, 15%, 20%, कितनी एक्यूरेसी है। तो ये भी डेटाबेस में स्टैटिस्टिकल है, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है 20%। तो 20% में कितने लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा कि शनि यहाँ बैठा है, आपके साथ होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उनके साथ हो गया, बड़ी अच्छी बात है, बड़े खुश हुए, देखो बात सही हो गई। दूसरे ने कहा था मेरे साथ तो नहीं हुआ, तो वो एरर में आ गया, क्यों प्लस माइनस कुछ एरर भी हो सकती है। तो ये सारे फिनोमेना स्टैटिस्टिकल हैं। आप देखिए स्टैटिस्टिकल मीन्स आप एक ही वेलोसिटी से गन फायर करें तो उसकी बुलेट एक जगह गिरती है। हर बुलेट को आप 50-100 बुलेट फायर करें, 100 बुलेट वहाँ नहीं गिरेंगी, कुछ थोड़ी आगे गिर सकती हैं, कुछ थोड़ी पीछे, प्लस माइनस वही वेरिएशन है। दैट इज स्टैटिस्टिकल वेरिएशन। ये नेचुरल हर फिनोमेना में ऐसा होता है। तो पामिस्ट्री हुई। अब पामिस्ट्री में आपकी रेखा तो कह रही है ऐसा होगा, लेकिन नहीं हो रहा, भाई ठीक है, आप एरर में आ गए। होम्योपैथी भी ऐसी, कोई उसका मेट्रियामेट का जो किताब लिखी गई हैं, महात्मा हेनीमैन ने भी उस समय जब होम्योपैथी का आविष्कार हुआ था, महात्मा हेनीमैन ने भी, उनको ऑब्जेक्ट नहीं मिले थे ये दवाइयों का टेस्ट करने के लिए, सिम्टम। होम्योपैथी सिम्टोमोलॉजी है। उन्होंने खुद अपने ऊपर दवा खा के, उनके मदर टिंचर पी के सिम्टम डेवलप हुए, उनको लिखा कि इस दवाई के इससे क्या होता है, वो सिम्टम लिखे गए और वो बाद में पुस्तक बन गई। तो उन्होंने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए, फिर अपने कुछ जो बाद में लोग तैयार हो गए, घर वालों में किया, लेकिन शुरू में बड़ी मुश्किल आई थी। तो सिम्टम्स डेवलप किए गए, उसको फिर लिपिबद्ध किया गया कि इस दवा के मदर टिंचर की पीने से ये सिम्टम्स आते हैं। तो इसी तरह से होम्योपैथी है, इसी तरह से पामिस्ट्री है, इसी तरह से न्यूरोलॉजी है, ये सब डेटाबेस हैं। इसमें कोई बहस की बात नहीं है साहब, शनि यहाँ होगा तो ऐसे क्यों होगा, कोई रूल है, कोई मैथमेटिक फॉर्मूला है? भाई ये ऑब्जर्व है, हजारों लाखों हजारों केसों में ऑब्जर्व किया गया कि शनि इस घर में हो, ऐसा हो, तो उसका फल ऐसा मिलता है। अब कोई कहता है शनि की बकरी, अरे शनि प्लेनेट है, उसकी बकरी दृष्टि का क्या मतलब? कोई आदमी है, आदमी तब बकरी दृष्टि देख सकता है। मंगल नाराज हो गया, क्रुद्ध हो गया, भाई मंगल एक प्लेनेट है, उसका असर पड़ सकता है, उससे कुछ रश्मियाँ किरणें आ सकती हैं, सन से रिफ्लेक्ट होकर के उनका असर पड़ सकता है। पर ये कहना कि टेढ़े हो गए, तिरछे हो गए, नाराज हो गए, भाई प्लेनेट, कोई आदमी वहाँ का राजा है, कोई अगर मरकरी राजा है कहीं का, या मंगल राजा है अपने मंगल देश का, वो राजा क्रुद्ध हो जाए, वो अलग बात है। पर प्लेनेट है, 9 प्लेनेट है, उनको डिफाइन किया गया, और हर प्लेनेट जैसे है
अपना चल रहा है हिसाब से, तो जब चलता है तो कुछ राशियों से पास होता है। वो राशि भी क्या है, तारा का समूह है एक खास तरह के, तो उस राशि से गुजरता है। तो कहते हैं प्लेनेट इस समय मेष राशि से, एरीज से गुजर रहा है, या ये प्लेनेट इस समय वृषभ राशि एक तारा समूह है, वहां से गुजर रहा है। और जब प्लेनेट की चाल धीमी हो जाती है अर्थ के सापेक्ष, तो हमको ऐसा लगता है प्लेनेट पीछे को जा रहा है, तो उसको कहते हैं बकरी चाल हो गई। वो कहीं एक्चुअली पीछे नहीं जा रहा, टेढ़ा उल्टा नहीं घूम रहा, चल तो सीधी रहा है वो, पर पृथ्वी के सापेक्ष उसकी चाल धीमी है, तो हमको ऐसा लगेगा वो पीछे रह गया, वो बैक हो जा रहा है, तो वो बकरी चाल है। और बकरी चाल में टाइम ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, क्यों स्पीड स्लो हो गई, तो उसका असर कहते हैं अब बहुत शनि बहुत स्ट्रांग हो गई। क्यों स्ट्रांग हो गए, क्यों अब टाइम ऑफ इंटरेक्शन स्लो स्पीड होने से अधिक समय मिलेगा पृथ्वीवासियों से इंटरेक्शन का, प्लेनेट का। फास्ट स्पीड में टाइम कम मिलेगा, तो वो उतना असर नहीं देते हैं। बकरी शनि या बकरी ग्रह ज़्यादा असर देते हैं, उसकी वजह यही है कि वो उनकी स्पीड स्लो है, उनका इफेक्ट का टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब कोई बहस या उसकी बात नहीं है, ये सब डिफाइन किया हमारे ऋषि मुनियों ने कि इस घर में साहब नंबर 2 में वृषभ राशि रहेगी। आप क्या नंबर 2 में क्यों है साहब, नंबर 6 में रख लो। पर ये कुछ आपका नाम मोहनलाल क्यों है, क्यों किसी पंडित ने मोहन नाम रखा ना, इसी तरह से ये सब डिफाइन किया गया, इस तरह से रखा गया। तो पहले घर में जो राशि आएगी उसको हम लग्न राशि बोलेंगे। आगे आगे और काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें पहला घर हमेशा मेष राशि का स्थिर है, वो बदलता नहीं है। दूसरा घर वृषभ राशि का हमेशा वो स्थिर है। तो आपके 9 प्लेनेट हुए, 12 राशियां हुई, इन प्लेनेट के स्वामी हो गए। अब आप देखिए इन ग्रहों में जो है कुछ ग्रह बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। तो शुभ ग्रहों में बृहस्पति को शुभ माना गया, केतु को भी शुभ माना गया, केतु मोक्ष कारक है। तो केतु, शुक्र, बुध, चंद्र अच्छा फल देते हैं ये। और पापक ग्रह में राहु, शनि, मंगल और सूर्य हैं। अच्छा, उच्च ग्रह में उच्च राशियां भी हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च के कहे जाते हैं, ये भी डिफाइन किया हुआ है। क्यों कहे जाते हैं साहब सूर्य उसमें, वृषभ में क्यों नहीं कहे जाते, ये इस पर कोई बहस की बात नहीं है। सूर्य को डिफाइन किया गया मेष राशि में अच्छा फल देते हैं, उच्च के हैं। और 10 अंश तक 360 डिग्री को 12 राशि से डिवाइड करेंगे यार, वो 30 आता है, तो हर राशि को 30-30 अंश दिए गए। तो 10 अंश तक जो है सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं। चंद्र वृषभ राशि में 3 अंश तक उच्च के हैं। मंगल मकर राशि में 28 अंश तक उच्च के हैं। बुध कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च के हैं। बृहस्पति कर्क राशि में 5 अंश तक उच्च के हैं। शुक्र मीन राशि में 27 अंश तक उच्च के होते हैं। शनि तुला राशि में 20 अंश तक उच्च के होते हैं। राहु मिथुन राशि में 15 अंश तक उच्च के होते हैं। केतु धनु राशि में 15 अंश तक उच्च के होते हैं। अब कुछ ग्रह नीच हैं और राशियां भी, वो ग्रह उन राशियों में नीच का फल देते हैं, नुकसान करते हैं। तो क्या है वो, सूर्य तुला राशि के अंदर 10 अंशों तक, अगर सूर्य तुला में बैठे हो और 10 अंश तक हो तो नीच के फल देंगे। ऐसे ही चंद्र वृश्चिक राशि में 3 अंश तक नीच का फल देंगे। मंगल कर्क राशि में 28 अंश तक नीच का फल देंगे। बुध मीन राशि में 15 अंश तक नीच का फल देंगे। बृहस्पति मकर राशि में 5 अंश तक नीच का फल देंगे। शुक्र कन्या राशि में 27 अंश तक नीच का फल देंगे। शनि मेष राशि में नीच का फल देंगे 20 अंश तक। राहु धनु राशि में 15 अंश तक नीच का फल देंगे और केतु मिथुन राशि में 15 अंश तक नीच का फल देंगे। तो ये ग्रह और प्लेनेट और ये अच्छे उच्च का फल देने वाले, उनकी राशियां डिफाइन की गई, और बुरा देने वाले बुरे की डिफाइन की गई। तो इसमें कोई सूत्र या बहस या फॉर्मूला, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये व्यवहारिक विज्ञान है। इसको विज्ञान तो हम कहेंगे कि जो भी सब्जेक्ट किसी गूढ़ रहस्य का पता लगा रहा है, किसी अननोन चीज़ के बारे में ज्ञात कर रहा है, तो उसको विज्ञान ही कहते हैं। विज्ञान का मतलब क्या है, किसी भी गूढ़ रहस्य को, जो चीज़ नहीं मालूम है उसका पता लगाना काम जो है सब्जेक्ट करता है, वो विज्ञान है।
भौतिकी विज्ञान हो, रासायनिक विज्ञान हो, ऐसे ही ज्योतिर्विज्ञान, ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी, ऐसे ही, पर ये सब व्यवहारिक विज्ञान ना कहें। अच्छा, अब ग्रहों की, अब कहते हैं दृष्टि भी, लोग बहस करते हैं क्या ग्रहों की दृष्टि भी होती है यार? तो सोचने वाली बात है। ये सब डिफाइन किया गया, ये ग्रह इस ग्रह खाने में बैठा है फला आदमी के, तो इस खाने में दृष्टि पड़ने से अच्छा होगा, नुकसान होगा, क्या हुआ था उसको, उस पर गुण लिखे गए कि किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। बहुत बड़ा डेटाबेस बना है, जैसे भैरव संहिता में सब कुछ बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो ये सब कलेक्शंस किए गए लोगों का देख करके, कि अच्छे महान पुरुषों के और राजा महाराजाओं के और सबके देख करके इनके कुंडली में कौन ग्रह कहाँ पड़े हैं। तो वो ग्रहों की दृष्टि भी कहते हैं कि सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र पूर्ण सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि कहते हैं, सब सातवें खाने को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उसी का हम ज़्यादा मानते हैं। मंगल चौथे खाने को, सातवें भाव को और आठवें भाव को देखते हैं। बृहस्पति, राहु और केतु पांचवें खाने को, सातवें खाने को और नवें खाने को, भाव को, हाउस को देखते हैं। शनि तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, भाव जो बताया मैंने, पहला भाव क्या, उसको हम कहते हैं सेंटर में जो लग्न है। फिर आगे अब इसमें है 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, ये केंद्र कहलाते हैं, केंद्र के भाव। ये केंद्र में स्क्वायर आ गए, पहला, चौथा, सातवां, ये अति शुभ माने जाते हैं। इनमें जो ग्रह आते हैं वो केंद्र में जो ग्रह होते हैं वो अति शुभ माने जाते हैं, तो ये केंद्र भाव कहलाते हैं। 5 और 9 त्रिकोण भाव, ये भी बहुत अच्छे हैं। त्रिकोण भाव में ग्रह आते हैं तो ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। और देखिए 8वां भाव जो है कहता है मारक स्थान कहलाता है, मृत्यु मारक इसको कहते हैं। इसमें जो ग्रह बैठता है उसको मार्केश भी कहते हैं। प्रथम भाव में जो ग्रह बैठता है उसको लग्नेश कहते हैं, लग्न का स्वामी। द्वितीय भाव का नाम दिया गया धन का भाव है, वहाँ जो ग्रह बैठता है उसको मालिक जो है उसका धनेश। जैसे कि काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव तो है मेष राशि का, तो मंगल उसका स्वामी हो गया, मंगल धनेश हो गया। दूसरा भाव वृष राशि का या वृषभ राशि का, उसके स्वामी शुक्र, तो शुक्र जो है धनेश हो गए। तीसरा खाना उसको कहते हैं पराक्रम का, उसके स्वामी को पराक्रमेश कहते हैं। तो तीसरा खाना हमारे काल पुरुष की कुंडली में तीसरा खाना कौन सा है, मिथुन। मिथुन के कौन स्वामी है, बुध, तो बुध पराक्रमेश हो गए। चौथा खाना चंद्र, चौथा खाना सुकेश, सुख का खाना है तो सुकेश बोलते हैं उनको, तो चंद्र सुकेश हो गए। 5वां खाना लियो, सिंह राशि आई 5वां नंबर, उसके स्वामी सूर्य, तो सूर्य जो है पंचमेश हो गए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 6वां खाना कन्या राशि का, तो कन्या राशि में फिर बुध आ गए, बुध षष्ठेश हो गए। 7वां खाना फिर तुला राशि का, उसके स्वामी शुक्र, तो शुक्र भी क्या हो गए, सप्तेश। और ये खाना पत्नी या पति का भी बोलते हैं, तो ये उसको जायेश भी बोलते हैं, जाया, जया, जया पत्नी को कहते हैं, तो जयेश या सप्तेश। 8वां खाना मार्केश या अष्टमेश कर सकते हैं। 9वां खाना जो है धनु राशि का, उसके स्वामी बृहस्पति, उनको भाग्येश भी कहते हैं, भाग्येश। 9वां खाना क्या है, भाग्य का। 10वां खाना कर्म स्थान बोलते हैं उसको, उसके स्वामी को कर्मेश कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वां खाना शनि का हो गया, तो शनि 10वां खाना, 10वां भाव क्या बोलेंगे, कर्मेश शनि। 11वां खाना लाभ का है, उनको लाभेश भी शनि का ही है, वो कुंभ राशि का है, तो कुंभ शनि भी लाभेश भी हो गए। 12वां खाना मीन राशि का है, वो उसमें बृहस्पति इसको स्वामी है, तो बृहस्पति को द्वादेश भी कह सकते हैं, या हानि कारण है, हानि वाला, इसमें नुकसान होता है। तो हानि के क्या, तो हानि होगी तो उसको नुकसान वाला, वैसे द्वादेश ही कह देते हैं। तो व्ययेश कह सकते हैं, व्यय खर्चा होता है, व्ययेश कह सकते हैं। तो ये सब खाने हो गए, इनके स्वामी भी हो गए और इनके मालिक भी हो गए।
तो अब ये पहला खाना जैसे बताया मैंने लग्न का है, वो लग्न का मतलब आदमी की बॉडी, आपका शरीर कैसा है, लंबा है, गोरा है, काला है, पतला है, कैसा है, ये सब लग्न में डिफाइन होता है। तो लग्नेश या लग्न से हम क्या पता लगाते हैं, मैं इसमें बैकग्राउंड में भी दिया हुआ है जो लग्न पत्रिका बनी हुई है, उसमें आप देखिएगा कि उसमें जो है पहले खाने में क्या पता लगा, शरीर, तन, बॉडी, धन। दूसरा खाना जो है अर्थ का, धन का है, तो धनेश, कुटुंब का भी है। और आंखों नयन में बीमारी होती है, नयन भी देखते हैं उसमें। तीसरा खाना पराक्रम का है, तो पराक्रमेश, शौर्य, धैर्य और भाई बहनों का भी, सहोदर भाई। चौथा खाना सुख का है, तो सुख, भूमि, भवन, वाहन, ये सब उसमें देखे जाते हैं। पांचवा खाना क्या है, बुद्धि का, विद्या का, संतान का, प्रेम का। तो पांचवा खाने से जिसके स्वामी सिंह राशि है और सूर्य है, वो पांचवा काल पुरुष की कुंडली है। वैसे हर कुंडली में बदल जाएंगे वो। तो ये पांचवा खाना जो है, जिसमें सूर्य है काल पुरुष की कुंडली में, इसमें किसी कुंडली में शनि भी आ सकता है, किसी कुंडली में बुध आ सकता है, तो वो पंचमेश बुध हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे। पर काल पुरुष की कुंडली में कौन है, सिंह राशि या सूर्य, पंचमेश। तो पंचमेश पांचवें खाने से बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम, प्रसंग देखते हैं। छठे खाने से रोग, रिपु, दुश्मन, भय, एक्सीडेंट, चोट वगैरह को देखते हैं। सातवां खाना पति और पत्नी का है और व्यापार का भी है, आपके सहयोगियों का भी है, तो उससे देखते हैं। आठवां खाना मार्गेश, आयु का, उम्र का, मृत्यु का, विनाश का। नमा खाना जो बताया मैंने आपको भाग्य का है, तो उससे भाग्य देखते हैं, धर्म देखते हैं, शुभ देखते हैं, आपका तप देखते हैं, भाग्य। 10वां खाना कर्म का है, कर्म स्थान, राय कर्म, मान, सम्मान, व्यापार, ये सबको देखते हैं। 11वां खाना लाभ, लाभेश, तो वहाँ आमदनी का, आय का है। वहाँ जो भी प्लैनेट इस समय काल पुरुष की कुंडली में क्या है, शनि है, तो काल पुरुष की कुंडली में तो शनि ही कर्मेश भी है और लाभेश भी है। 12वें खाना व्यय का था या हानि का था, स्वामी को व्ययेश कहते हैं या द्वादेश कहते हैं, वो हानि का खाना है। तो हर एक भाव की बाद में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हर भाव से क्या होता है। लग्न, लग्न का राशि, लग्न जब हम कुंडली देखते हैं तो क्या करते हैं, लग्न में कौन प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, उस प्लैनेट पे किस किस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, ये देखते हैं। फिर हर खाने में देखते हैं कि अगले खाने में कौन बैठा है, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, उस पर किस किस की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे ही भविष्य फल बताते वक्त हर खाने की राशि को, हर खाने के स्वामी जो बैठा हो उसको, उसकी कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि किसी की, 3री, किसी की 10वीं, किसी की 9वीं, और उन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, इन सब का फल देखते हैं। तो अपनी कुंडली में जब आप देखेंगे तो ये सब हर भाव के प्लेनेट को कहाँ दृष्टि पड़ रही है, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, और कौन सी राशि वहाँ बैठती है, ये सब देखा जाएगा। इस सबको देखने के बाद ही आपका भविष्यफल निकलेगा। तो मैं प्रथम भाव से क्या देखेंगे, द्वितीय भाव से क्या देखेंगे, तृतीय भाव से क्या देखेंगे, ये सब आपको अगले वाले में बताऊंगा। इस वाले एपिसोड में मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।